नमस्कार, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं हूं कनिका और आज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार, खेल, एंटरटेनमेंट और शैक्षणिक जगत से जुड़ी खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। सबसे पहले बात करते हैं देश के कोने कोने से जुड़ी बड़ी खबरों की। रविवार को 5000 कलाकारों ने कर्तव्य पथ पर अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने सबका मन मोह लिया। विभिन्न भागों से आए इन कलाकारों ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 45 अलग अलग नृत्य शैलियों में अपनी कला का जादू बिखेरा। हिमाचल प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश और मणिपुर से लेकर गुजरात तक कर्तव्य पथ पर एक छोटा भारत साकार हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने एक साथ मिलकर अपनी सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत उदाहरण पेश किया। इन कलाकारों की सफलता सिर्फ कठोर अभ्यास का परिणाम नहीं थी, बल्कि उनके बीच की अंतर सांस्कृतिक समझ और तालमेल भी इसके पीछे की मुख्य वजह थी। परेड के मुख्य आकर्षणों में से एक थी संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जयति जय मां भारतम की 11 मिनट लंबी सांस्कृतिक प्रस्तुति। इस प्रस्तुति के गीत सुभाष सहगल ने लिखे और संगीत शंकर महादेवन ने दिया। पढ़ते हैं दूसरी समाचार की ओर। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। 27 जनवरी को उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। दोपहर 12:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य में समान नागरिक संहिता पोर्टल की शुरुआत की। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य में बिना शादी के एक साथ रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करना अब अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पारिवारिक संपत्ति और शादी ब्याह से जुड़े नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा कि यह कानून समाज में धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव को समाप्त करके एक समान समाज की नींव रखेगा। यह कदम राज्य के नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही यह कानून समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देगा। महाकुंभ में भीड़ से कुचलकर 30 की मौत, 60 घायल। संगम की पावन भूमि पर आयोजित महाकुंभ के सबसे बड़े अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर मंगलवार रात हुए एक भयावह हादसे ने मेला क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। महाकुंभ मेला पुलिस के अनुसार इस भगदड़ में अब तक 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बुधवार शाम को हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि कुल 90 श्रद्धालु घायल हुए थे, जिनमें से 30 की मौत हो चुकी है। हादसे में घायल 60 श्रद्धालुओं में से 36 का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि 24 स्नानार्थियों को इलाज के बाद उनके घर भेज दिया गया है। इस हादसे के बाद मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी प्रवेश द्वारों पर मजबूत बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही को निषेध कर दिया गया है। इसके साथ ही वीवीआईपी और वीआईपी 500 को भी निरस्त कर दिया गया है। प्रयागराज जिले की सीमा पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसमें सवार श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। मेला क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर ही वाहनों को रोक दिया गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने मेला क्षेत्र में गहरे शोक की लहर पैदा कर दी है। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की ओर से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। गुड़िया रेप केस में आईजी समेत 8 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद। न्याय से पत्नी संतुष्ट, हिरासत में हुई थी युवक की हत्या। गुड़िया दुष्कर्म मामले में पुलिस हिरासत में सूरज की मौत को लेकर सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आईजी जहूर जैदी समेत 8 पुलिसकर्मियों को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद सूरज की पत्नी ममता ने संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें आखिरकार न्याय मिल गया है। ममता ने कहा कि भले ही इसमें समय लगा, लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया। पुलिस ने सूरज और राजू के खिलाफ झूठी कहानी बनाई थी। राजू और हमारा परिवार 6 साल तक साथ रहा था। सूरज और राजू एक ही जगह काम करते थे और एक परिवार की तरह रहते थे। ममता ने यह भी बताया कि जब उन्होंने जेल में सूरज से आखिरी बार मुलाकात की थी तो सूरज ने उन्हें कहा था, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। इस फैसले ने एक बड़ा संदेश दिया है और ममता की उम्मीदों को सही ठहराया है।
अब न्याय के इस रास्ते पर सूरज को सच्चाई और न्याय मिला है। अब बढ़ते हैं हमारे शहर से जुड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली कर रही इंतजार, आप डुबकी कब लगाएंगे? राहुल गांधी ने केजरीवाल को दी चुनौती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यमुना में डुबकी लगाई और इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर सवाल उठाए। बुधवार को अपने एक्स अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर उन्होंने यमुना किनारे अपनी यात्रा का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा, केजरीवाल जी, अब 2025 आ गया है, आप यमुना में डुबकी कब लगाएंगे? दिल्ली इंतजार कर रही है। राहुल गांधी ने दिल्ली में यमुना के बढ़ते प्रदूषण को भयावह बताते हुए इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यमुना की यह भयावह स्थिति केंद्र और दिल्ली सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है। यमुना की सफाई की बात एक जुमला है और इसे सरकार ने पैसा कमाने का बहाना बना दिया है। राहुल गांधी ने अपनी एक रैली में भी यमुना जल के प्रदूषण का मुद्दा उठाया और अरविंद केजरीवाल से पूछा, यमुना के पानी को पीने योग्य बनाने के अपने 5 साल पुराने वादे का क्या हुआ? अब बढ़ते हैं अगली समाचार की ओर। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में निर्माणाधीन मकान ढहा, कई लोगों के दबे होने की आशंका, केजरीवाल ने जताया दुख। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के कौशिक एन्क्लेव में बुधवार को एक 4 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिर गया। इस हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है और स्थानीय प्रशासन मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस हादसे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह घटना बेहद दुखद है। बुराड़ी से हमारे विधायक संजीव झा को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में प्रशासन का सहयोग करें। स्थानीय लोगों को हर संभव सहायता की जाए। यह हादसा स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ा शौक के रूप में आया है, लेकिन प्रशासन और आप पार्टी के कार्यकर्ता राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर, जहां से आई हैं ये बड़ी खबरें। हेलीकॉप्टर और विमान की टक्कर के बाद भड़के ट्रंप, ओबामा व बाइडेन को ठहराया दोषी, कहा उनकी नीतियों से हुआ हादसा। अमेरिका में हुए भीषण विमान हादसे के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और बराक ओबामा पर जमकर हमला बोला। ट्रंप ने आरोप लगाया कि दोनों के शासन के दौरान अपनाई गई विविधता नीतियों में हवाई सुरक्षा मानकों से समझौता किया गया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, मैंने हमेशा सुरक्षा को पहले रखा, लेकिन बाइडेन, ओबामा और डेमोक्रेट्स ने नीतियों को प्राथमिकता दी। ट्रंप ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल और हेलीकॉप्टर पायलट की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बाइडेन पर आरोप लगाया कि उन्होंने दुर्घटना की प्रतिक्रिया में राजनीति को शामिल किया है। ट्रंप ने आगे कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को सही तरीके से नहीं बनाया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए नए कंप्यूटरीकृत सिस्टम पर जितना खर्च किया गया, वह सिस्टम को नया रूप देने में खर्च होने वाली रकम से कहीं अधिक था। यह घटनाक्रम अमेरिका में हवाई सुरक्षा और प्रशासन की नीतियों पर नए सवाल उठाता है और यह देखना होगा कि ट्रंप के आरोपों का राजनीतिक माहौल पर क्या असर पड़ता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सूडान में बड़ा विमान हादसा, एक भारतीय समेत 20 की मौत। तेल कंपनी में काम करते थे सभी। दक्षिण सूडान के यूनिटी राज्य में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। बुधवार को तेल कंपनी के कर्मियों को लेकर जा रहा छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक भारतीय नागरिक समेत 20 लोगों की जान चली गई। विमान में कुल 21 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और ग्रेटर पायनियर ऑपरेटिंग कंपनी GPOC के कर्मचारी शामिल थे। यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब विमान तेल क्षेत्र से राजधानी जुबा के लिए उड़ान भर रहा था। GPOC, जो चीन नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और दक्षिण सूडान की सरकारी कंपनी नाइल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है, के कर्मचारियों को लेकर यह विमान उड़ान भर रहा था। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति साल्वा कीर ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और बताया कि मृतकों में इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारी भी शामिल है। वहीं दक्षिण सूडान की सरकार इस दुर्घटना के कारण का पता लगाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक इस हादसे के कारण का खुलासा नहीं हो सका है। चलिए बात करते हैं आर्थिक जगत की और।
देखते हैं व्यापार और बाजार की प्रमुख खबरें। विदेश में क्रिटिकल मिनरल माइंस की खरीद बढ़ाएगी भारतीय कंपनियां, चीन के दबदबे को मिलेगी चुनौती। केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 16,300 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन NCCM को मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल्स, सेमीकंडक्टर और कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस मिशन की घोषणा जुलाई 2024 में आम बजट में की गई थी और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है, इसको मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम योगदान हो सकता है। यह मिशन सरकारी और निजी कंपनियों को बहुमूल्य धातुओं से संपन्न देशों में उनके खदानों को खरीदने या अधिग्रहण करने में आर्थिक और दूसरी मदद प्रदान करेगा। आपको बता दें कि अभी तक चीन इस मामले में वैश्विक लीडर रहा है, लेकिन भारत इस दिशा में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के साथ सहयोग स्थापित कर रहा है। कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि NCCM मिशन की अवधि वर्ष 2025 से लेकर 2031 तक होगी। यह मिशन भारतीय उद्योगों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। आसान हो सकता है घर खरीदना, PM किसान योजना का पैसा भी बढ़ने की उम्मीद। सस्ते मकानों की खरीदारी को सरकार आगामी बजट में प्रोत्साहित कर सकती है। फिलहाल सरकार 35 लाख तक के मूल्य वाले मकान की खरीदारी पर लिए जाने वाले लोन की ब्याज दरों पर सब्सिडी देती है, लेकिन अब सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 50 लाख तक कर सकती है। आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इस प्रस्ताव की संभावना जताई जा रही है। इस कदम से सस्ते मकानों की बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है, जो निर्माण क्षेत्र को एक नया प्रोत्साहन देगा। निर्माण सेक्टर में रोजगार का सृजन सबसे अधिक होता है, लेकिन पिछले कुछ समय में इस सेक्टर की वृद्धि दर में कमी आई है। चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 की दूसरी तिमाही में यह वृद्धि दर केवल 7.7% रही, जबकि पहली तिमाही में यह 10.5% थी। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में इस सेक्टर की वृद्धि दर 13.6% रही थी, लेकिन अब इसमें कमी आई है। हालांकि सरकार इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है, जिससे निर्माण सेक्टर में फिर से तेजी आ सकती है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो सस्ते मकानों की बिक्री में वृद्धि होगी और साथ ही निर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, जो रोजगार सृजन के लिए अहम है। खेल प्रेमियों के लिए अब पेश है इस हफ्ते के खेल जगत की बड़ी खबरें। 2 रन और 6 विकेट, रणजी ट्रॉफी में इस टीम के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड। 30 जनवरी को रणजी ट्रॉफी के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। भारतीय घरेलू क्रिकेट में कभी नहीं हुआ था कि कोई टीम 2 रन पर अपने 6 विकेट गंवा दे। यह घटना मुंबई और मेघालय के मैच में घटी, जो शरद पवार क्रिकेट अकादमी BKC मुंबई में खेला जा रहा था। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और यह फैसला साबित हुआ सही। शार्दुल ठाकुर ने अपनी शानदार गेंदबाजी से मेघालय को हैट्रिक के झटके दिए, जिससे उनकी टीम पूरी तरह से हिल गई। पहले ओवर के बाद मेघालय का स्कोर था 0 और फिर दूसरे ओवर में 1 रन पर गिरा दूसरा विकेट। शार्दुल ठाकुर के गेंदबाजी प्रदर्शन ने मेघालय को पूरी तरह से झकझोर दिया। तीसरे ओवर में शार्दुल ने एक और विकेट लिया और चौथे ओवर की पहली गेंद पर मेघालय ने अपना 6वां विकेट खो दिया। तब तक टीम का स्कोर था महज 2 रन। इस दौरान मेघालय के 6 खिलाड़ी अपना खाता भी नहीं खोल सके और यह घटना रणजी ट्रॉफी के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड बन गई। यह मैच निश्चित रूप से क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार बन गया, जहां एक रिकॉर्ड ने भारतीय क्रिकेट की नई कहानी लिखी। सिनर ने रचा इतिहास, फाइनल में ज़्वेरेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब रखा बरकरार। वर्ल्ड नंबर 1 ज़ैनिक सिनर ने इतिहास रच दिया। 23 वर्षीय सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में 27 वर्षीय अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और बन गए पहले इतालवी खिलाड़ी जिन्होंने 3 एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का कारनामा किया। सिनर ने ज़्वेरेव को सीधे सेटों में 6-3, 7-6, 7-4, 6-2 से हराया। एक बेहद रोमांचक मुकाबले में सिनर ने अपनी ताकत और टेम्परामेंट का बेहतरीन प्रदर्शन किया।
इस जीत के साथ सिनर 1973 के बाद से एटीपी के शीर्ष 10 प्रतिद्वंदियों पर लगातार 10 सीधे सेटों में जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सिनर रोजर फेडरर और राफेल नडाल के बाद ब्रेक पॉइंट का सामना किए बिना मेंस ग्रैंड स्लैम फाइनल जीतने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी बने हैं। यह शानदार जीत सिनर के लिए सिर्फ एक और खिताब नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। अब सिनर के नाम पर एक नई मील का पत्थर दर्ज हो चुका है। और अब आखिर में बात करते हैं मनोरंजन की, जहां से जुड़ी हैं ये ताजा खबरें। रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा स्काई फोर्स का कलेक्शन, वीकडे पर कमाई में आई तेजी। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स सिनेमाघर में धूम मचा रही है। नया साल अक्षय कुमार के लिए खुशियां लेकर आया है क्योंकि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है। इस एक्शन पैक्ड फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वीर पहाड़िया, सारा अली खान और निम्रत कैर भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12.25 करोड़ की ओपनिंग ली थी और फिर इसके प्रदर्शन में जबरदस्त रफ्तार देखने को मिली। हालांकि वीकडेज में थोड़ा धीमा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन वीकेंड आते आते फिल्म की कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई। अब स्काई फोर्स को सिनेमाघर में रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं और यह बॉक्स ऑफिस पर 1 हफ्ते का सफर पूरा कर चुकी है। इस तरह अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है और अब यह दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बना चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वरा भास्कर का एक्स अकाउंट हुआ सस्पेंड, रिपब्लिक डे पर किया था पोस्ट। स्वरा भास्कर, जो अपनी बेबाक राय और सोशल मीडिया पर एक्टिवनेस के लिए जानी जाती हैं, इस बार चर्चा में है। पॉलिटिकल से लेकर सोशल, हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखने वाली स्वरा को हाल ही में एक बड़ा झटका लगा है। स्वरा ने खुद इस बात की जानकारी दी कि उनका ट्विटर यानी एक्स अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह सब तब हुआ जब उन्होंने रिपब्लिक डे पर एक विश किया था। स्वरा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरा ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड हो गया है। स्वरा ने विस्तार से बताया कि उनके अकाउंट को क्यों सस्पेंड किया गया। एक्ट्रेस ने कहा कि 2 ट्वीट्स की तस्वीरों को कॉपीराइट उल्लंघन के आधार पर रिपोर्ट किया गया और यही कारण बना उनके अकाउंट के सस्पेंड होने का। स्वरा ने एक्स से सवाल किया, क्या सच में 2 ट्वीट्स की तस्वीरों के आधार पर मुझे सस्पेंड किया गया है, और अपनी नाराजगी जाहिर करी। स्वरा भास्कर के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है और लोग उनकी राय पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। तो यह थी इस हफ्ते का IITM उन्मेष साप्ताहिक बुलेटिन। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे देश दुनिया से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं कनिका और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।